आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ बड़ी खबरों के साथ। और इसके साथ ही आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ेंगे प्रोफेसर अख्तर कमाल पाशा साहब, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट हैं और जेएनयू में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर और जियो पॉलिटिक्स को बहुत एक रिसर्चर के तौर पर समझते हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो अहम खबरें हैं उस पर एक नजर डाल लें, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से यू टर्न लिया है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम ईरान से जंग नहीं करेंगे, बहुत हुआ, अब ईरान से बातचीत होगी। ईरान बहुत सारी बातों को मान गया है। ईरान की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि हाँ, बातचीत हुई है, लेकिन क्या शर्तें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के आगे अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, क्योंकि असली खबर यह है कि ईरान की जो शर्तें थी वो ज्यादातर शर्तें मान लिए। सबसे पहले स्टेट ऑफ होर्मुज से मुतालिक बात होगी, और ये बात उस वक्त कि जब फ्रीज जो पैसा है ईरान का, वो अमेरिका वापस करेगा, और वो वापस करना शुरू कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और इससे अब ईरान माला माल होगा। ईरान एक तरफ जहां स्टेट ऑफ होर्मुज से उसने अपने आप को मजबूत किया और कर रहा है, और फ्यूचर में भी कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ उसका जो एक बड़ा सरमाया फ्रीज किए हुए था अमेरिका, अब वो रिलीज कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो बेचैनी है वो इजराइल को है। इजराइल सर पटक रहा है, पैर पटक रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है, जो मैं प्रोफेसर अख्तर पाशा साहब से बात करूंगा, वो ये कि आखिर अख्तर कमाल पाशा साहब से कि ये जो खबर चल रही है कि अगर ईरान और अमेरिका में अच्छी डील हो गई तो नेतन्याहू जेल भी जा सकते हैं। इन तमाम अहम इश्यूज पे हम बात करेंगे, और ये हमारे सवाल भी हैं, कुछ कंफ्यूजन भी है जो दूर करेंगे प्रोफेसर अख्तर कमाल पाशा साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो सबसे पहले यही सवाल कि जिस तरह से यू टर्न लिया है, या ये कह लें कि ऐलान किया है कि नहीं, अब जंग नहीं होगी ईरान के साथ, बातचीत होगी, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार अमेरिका इस तरह के ऐलानात कर चुका है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ठोस बुनियाद है। प्रोफेसर पाशा, कैसे देखते हैं? जी, देखिए, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को धमकी दिया है जंग के बारे में कि वो निस्तो नाबूद कर देंगे और फलां कर देंगे बोल के। लेकिन हर बार उनको बताया गया कि इससे अमेरिका का नुकसान ज्यादा होगा और ईरान ताकतवर है और खाड़ी के देशों पे भी भारी हमला कर सकता है, इजराइल के अलावा भी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने छोटी मोटी कार्रवाई की हॉर्मोज के तरफ, और वो जो हमला करने वाले थे खार्ग आइलैंड को कब्जा करने का, उन्होंने भी टाल दिया, इसलिए कि वहाँ भारी जान और माल का नुकसान अमेरिका को होता था अगर वो वहाँ कुछ पेशरफ्ती करते तो अब असल मुद्दा ये है कि अब अमेरिका के सदर ये बता रहे हैं कि ईरान ने तय कर लिया है या आमादा हो गया है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी बोल के वो दुनिया भर में अपने सोशल ट्रुथ मीडिया पे बता रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कई सालों से ईरान का यही रुख था कि वो बम नहीं बनाएंगे बोल के। तो चूंकि अब वो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम बाहर नहीं ला सके और ईरान उनकी ये शर्त को माना नहीं, इसको वो टाल दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बातचीत के जरिए बाद में करेंगे। लेकिन पहली शर्त जो ईरान ने रखी थी वो ये है कि इस जंग को खत्म करना है और सैंक्शंस को हटाना है, और जो उनके एसेट्स हैं $24 बिलियन उसको रिलीज करना है बोल को वो लगभग अमेरिका मान लिया है। जैसे कि आपने बताया, कुछ डॉलर्स अभी तक लौटाए हैं, यही ने पैसे दिए, 3 बिलियन के करीब ऐसा बताया जा रहा है। वो $3 कतर के बिलियन कतार के जरिए ईरान को दिए हैं, जिसमें
आगे चल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में ईरान को लौटा दिए जाएंगे, जो कि रेवोल्यूशन से पहले ईरान हथियार खरीदने के लिए ये पैसे दिए थे। तो वो तकरीबन 45 साल से ज्यादा हो गया है अमेरिका के कब्जे में थे। जैसा वो रूस के 300 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज भी वो कब्जा करके बैठे हैं। तो ये चूंकि अब नैरेटिव ज़ायनिस्ट मीडिया, साइहूनी मीडिया और अमेरिकन मीडिया और बीबीसी, सीएनएन सब बता रहे हैं कि ये अमेरिका की जीत है, इसमें सच नहीं है। एक्चुअली बैकफुट पे है ये अमेरिका। अमेरिका कुछ खास नुकसान पहुंचा नहीं सका। छोटा मोटा यहाँ वहाँ बमबारी की है उन्होंने हार्मोज के शहर पे, हार्मोज के स्टेट ऑफ हार्मोज के खरब बंदर अब्बास और किश्मा आइलैंड और 2-3 ठिकानों पे, लेकिन उसको ऑब्जर्व कर लिया है ईरान। और उनकी फौज जो है IRGC काफी मजबूत है। उन्होंने जो अभी जो कार्रवाई की 22 अड्डों पे कुवैत और बहरीन और उर्दून में, उससे भारी नुकसान हुआ। अमेरिका के फाइटर जेट्स जो F-35 सबसे महंगे जेट्स हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचा है जॉर्डन में, और फिर फ्लीट को भी नुकसान पहुंचा है बहरीन में। और अली सालिम बेस जो सबसे बड़ा है कुवैत में, उस पर भी काफी हमला हुआ है। पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो कुछ भी बचा था उसको भी तहस नहस ईरान ने कर दिया है। और ये सबसे बड़ा रोल जो है खाड़ी के देश इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्ले किया है, क्योंकि ईरान बता दिया था कि अगर यहाँ से खाड़ी के देशों से हमला होता है ईरान पे, तो जवाबी हमला बहुत तेज होगा, स्ट्रांग होगा बोल के उन्होंने वार्निंग दी थी। इस वजह से ये बार बार ट्रम्प को बता रहे थे कि सलाह सफाई कर लीजिए, डिप्लोमेसी बातचीत के जरिए है। ये सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU, और ये कोई पीस एग्रीमेंट नहीं है। तो इसके तहत जो है 2-3 महीने में बात आगे बढ़ेगी। अगर अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है, तो अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है या इजराइल करता है लेबनान में या कहीं भी, तो जैसा ट्रम्प ने पहले टर्म में JCPO को फाड़ दिया था या रिजेक्ट कर दिया था, ईरान भी वैसा ही कर सकता है कि आपने इन शर्तों पे अमल नहीं किया और हम इसको मानेंगे नहीं बोल के दोबारा जो नो वॉर नो पीस सिचुएशन में है, या हमले भी हो सकते हैं कुछ देर बाद। जी नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और अगर इस बार कोशिश की, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और तमाम एक्सपर्ट मानते हैं प्रोफेसर पाशा कि ये अमेरिका के अंदर का प्रेशर बहुत है, वहां के अवाम से लेकर के अरकान तक। जाहिर सी बात है कि जब अवाम का प्रेशर होगा तो वो प्रेशर जो मेंबरान है, मेंबरान पार्लियामेंट, उन पर प्रेशर होगा, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है। अभी जंगबंदी के खिलाफ जो वहां पे एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसके हिमायत में वोट हुई और 4 अरकान जो रिपब्लिकन के थे उन्होंने वोट किया है। तो ये जी प्रेशर है, क्या ये प्रेशर माना जाए कि इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मिड टर्म चुनाव भी है वहां पे, प्रोफेसर पाशा? जी जी जी, ये काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीत के आए थे, उनका ये वादा था अमेरिकियों को, या खास तौर पे जो मेक अमेरिका ग्रेट सपोर्टर्स हैं उनको, कि वो कोई नई जंग में अमेरिका को मुलविस नहीं करेंगे जिससे अमेरिका को नुकसान होगा, जैसा पिछले प्रेसिडेंट्स ने अफगानिस्तान में और इराक में और लिबिया में वगैरह करके काफी अमेरिका के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए थे। तो ये मागा सपोर्टर्स उनका बेस है, तो वो धीरे धीरे नाराज हो रहे थे कि ये अमेरिका दोबारा जंग में शामिल हो गया है इजराइल के दबाव में बोल के। ये पहला कारण है। दूसरा ये है कि पेट्रोल की कीमतें जो है दुगनी हो गई वहाँ, जो कि हर एक अमेरिकी जो है जो कार इस्तेमाल करता है वहाँ, तो उसके लिए काफी बोझ बन गया है ये। हर दिन जो कीमतें बढ़ रही हैं,
इससे जुड़ा हुआ मसला इन्फ्लेशन भी है, जो कि 4% से भी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि काफी ज्यादा है अमेरिकियों के लिए, क्योंकि 2% ही था कई सदियों तक, तो अब डबल हो गया है इन्फ्लेशन, जिससे महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा हर एक अमेरिकी वहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पेंशनर्स हो या रिटायर्ड पीपल हो या कोई भी हो। तो स्टॉक मार्केट में काफी कुछ नुकसान हुआ है अमेरिकियों को, इससे भी वो परेशान हैं। और रिपब्लिकन पार्टी जो है, अगले नवंबर में उनका मिड टर्म इलेक्शन है सेनेट और हाउस को, और ये जंग की वजह से लोग नाराज हैं कि अमेरिका जो है इजराइल के दबाव में आके ये जंग में शामिल हो गया है, जिससे नुकसान हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। और सबसे बढ़ के परेशानी ये है कि उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। हालांकि सुपर पावर है अमेरिका, ना बर्तानिया, ना कनाडा, ना नेटो देश, ना जापान, ना कोरिया, ना ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश, यहाँ तक कि भारत भी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है इस हॉर्मोज को खोलने के लिए या जंग में शामिल होने के लिए। तो इससे अमेरिका अलग थलग हो गया है, और ये बेचैनी बढ़ रही है कि ये अमेरिका सिर्फ इजराइल के लिए जंग लड़ रहा है। इन सब कारणों की वजह से ट्रंप को आमादा करे रिपब्लिकन पार्टी वाले कि इसको जल्द से जल्द खत्म करिए और सीज फायर की तरफ आगे बढ़िए, अमन की तरफ। और ट्रंप खुद उनकी पॉपुलैरिटी जो है 28% हो गई है, 72% से 28% हो गई है, जो कि बहुत बड़ा गिरावट है। तो वो खुद परेशान है कि इतना उनके इमेज को धक्का पहुंचा है, प्रेस्टीज को मार हुई है, तो इस लिहाज से वो भी परेशान है। और जल्द से जल्द, इसीलिए पिछले 2 महीने में कम से कम 28 बार उन्होंने डील की बात की है कि अभी डील होने वाला है, सीज फायर होने वाला है, और अमेरिका ने दबाव डाल के अच्छे से अच्छा डील कर लिया है बोल के। तो अब देखना होगा कि जेडी वांस को वो कब भेजेंगे या ईरान कब मानेगा, क्योंकि अभी फाइनल अप्रूवल ईरान की तरफ से अभी आया नहीं है, और ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन में शायद आ जाएगा और यूरोप में कहीं साइनिंग सेरेमनी होगी। और वो ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान से लेके टर्की, मिस्र, बहरीन, खाड़ी के देश और उर्दून और इजराइल सभी इसको मंजूरी दिए हैं। लेकिन जो मेन दूल्हा है ईरान, वो अभी भी जो है मानने से, अभी अप्रूवल देने से भी पीछे है। और जो बोलना है हस्बैंड को, वो अभी अप्रूवल में नहीं है। मंडप में सब आके बैठे हैं शादी के लिए, मनाने के लिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ईरान कह रहा है भाई अभी इतनी आसानी से कैसे हम हाँ कर दें, क्योंकि जितनी बार बातचीत हुई उतने बार हमले हुए। तो ये तो है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो फ्रीज इनके जो पैसे थे और जिस तरह से इनको अब वापस किया गया, शायद ईरान ने शर्त रखी हो कि भाई कुछ तो टोकन मनी दीजिए, कुछ तो हमें रिलीज कीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ आप वाकई बातचीत करने के मूड में है और आपकी धोखा नहीं देंगे, और ये अपने आवाम को भी हम समझाएं। तो इसीलिए शायद वो पैसे भी कुछ रिलीज हुए होंगे। लेकिन जेडी वेंस का आपने जिक्र किया और बड़ा अच्छा जिक्र है, क्योंकि तकरीबन ये 2-3 हफ्ते पहले जेडी वेंस ने एक बयान जारी किया था, आपको याद होगा प्रोफेसर पाशा, कि बहुत हुआ 47 साल, लेकिन कब तक हम इस तरह से लड़ते रहेंगे। अब बैठ करके हमें कुछ एक पॉजिटिव चीज निकालनी पड़ेगी, लड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेडी वेंस भी क्योंकि उनकी सदारत जो मुस्तकबिल में वो खतरे में पड़ रही कि भाई ये सब हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, भाई रिपब्लिकन को तो लोग खारिज ही कर देंगे, वो तो डूब जाएगी बिल्कुल से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो ये बात सही, लेकिन इजराइल, क्या आपको लग रहा है कि इजराइल इतनी आसानी से मानेगा? वो कह तो जरूर रहे हैं कि इसमें इजराइल भी शामिल है बातचीत में, लेकिन मैं जो देख रहा हूं जिस तरह के हालात, कि कल आखिरी वक्त तक कहा कि अब बस हमला होने वाला है, अब हमला होने वाला है, यानी मैं लाइव था कि अब हमला हुआ और तब हमला हुआ, लेकिन अचानक एक ट्वीट आ जाता है कि डील तो हो गई। तो क्या ये माना जाए कि इजराइल को बेवकूफ बनाया गया पहली बार, कि हमले का वो दिखाते रहे और पीछे से तैयारी होती रही, या क्या हो सकता है प्रोफेसर पाशा? ये बड़ा दिलचस्प है। जी जी, देखिए जेडी वांस जो है अगले
सदारती इंतखाब में वो लड़ेंगे जरूर। मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। लेकिन उन्होंने दो चीजें दो बार कहा। एक तो नेतन्याहू को फोन करके उन्हें बताया कि आपकी बात मान के ट्रम्प साहब ने हमला कर दिया 28 फरवरी को, और आपका असेसमेंट मौसद के जरिए वो ठीक नहीं निकला। दूसरा जो है, उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है अमेरिका के, तो हम जरूर डील करेंगे। आप आपका आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम नजरअंदाज करेंगे बोल के उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और वो मेजॉरिटी रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रम्प की बात को भी समझते हैं कि किस दिशा में अमेरिका को या रिपब्लिकन पार्टी को ले जाना है, क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ये इजराइल को जो है निचोड़ के उसको दबाव डाल के अमेरिका कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका के ऊपर 100% निर्भर है इजराइल। एक भी दिन अगर इजराइल को अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं करेगा। और ट्रम्प ने खुद कहा कि अगर आप ईरान पे हमला करते हैं तो आप अकेले होंगे, हम आपके साथ नहीं होंगे बोल के उन्होंने साफ चेतावनी भी दे दी, जिसका काफी असर हुआ है नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह भी काफी उनको नुकसान पहुंचाया है जुनीब लेबनान में, और उनके कम से कम 40 सिपाही मारे गए हैं और 400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जो कि इनको उम्मीद नहीं थी। वो ये मान के चल रहे थे कि ये पिछले 2 सालों से इजरायली हमले में लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो कमजोर हो गया है और उसको हराना आसान हो जाएगा बोल के, जैसा उन्होंने ईरान को हराने की साजिश करी थी 28 फरवरी से पहले। तो इजराइल को भी काफी धक्का पहुंचा है और हमास भी अभी अपने हथियार नहीं डाला है गाजा में। वो भी इक्का दुक्का हमले करते रहते हैं, जिससे इजराइल को नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के ये कहना है कि इजराइल जो है जो भी कार्रवाई किया गाजा में, लेबनान में, ईरान में या हूती के खिलाफ, कहीं भी उनको कामयाबी नहीं मिली है और सिर्फ धक्के ही धक्के हुए हैं। और इजरायली सोसाइटी में 61% जो है लोग वहां के नेतन्याहू के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि ये परमानेंट जंग एक के बाद हमला करते रहे। 7-8 मुल्कों पे जो नेतन्याहू ने हमला किया है और उनकी फौज में दरार हो गई है और वहाँ इक्तिसादी हालत खराब होते जा रहे हैं और फौज में जो है बगावत भी हो रही है कि गोलानी ब्रिगेड को बार बार गाजा और लेबनान में भेजा जा रहा है, जिससे वो काफी लोगों का उनका ब्रिगेड में नुकसान हुआ है। और एयरफोर्स में भी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं कि आप बिला वजह बमबारी कर रहे हैं, जिससे सिविलियंस की डेथ हो रही है और हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उसको हम हासिल नहीं कर रहे हैं बोल के। तो नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के केस के अलावा भी ये जंग में कुछ खास हासिल नहीं किया है, जिससे लोग असंतुष्ट है और इक्तिसादी मुश्किलात भी इजरायलियों के बहुत बढ़ गए हैं और वो बंकर्स में बार बार घुस के जाके उनकी जिंदगी जो है बहुत मुश्किल में पड़ गई है। हर बार जब हूती या ईरान या हिजबुल्लाह बमबारी करता है तो वो भागते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। तो उनकी रोजमर्रा जिंदगी में काफी असर हुआ है। ये अपने बच्चों को स्कूल भी भेज नहीं पा रहे हैं, ऑफिस भी जा नहीं सक रहे हैं। तो उनकी लाइफ पे काफी ये 3 सालों से गंभीर असर हुआ है, जिससे वो नाराज हैं और मिलिट्री अचीवमेंट तो कुछ खास उनके नहीं है। उनके ही सिपाही काफी हताहत हुए हैं और सबसे बढ़ के हजारों की तादाद में अभी भी मेंटल हॉस्पिटल्स में हैं। उनका इलाज कई सालों तक चलेगा। जख्मी हुए से वो अलग है, जिसके हाथ पांव पैर टूटे हैं, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा से जो गुजर रहे हैं उनकी तादाद कई हजार बताई जाती है। और साइकियाट्रिस्ट पूरी दुनिया से मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट काफी लंबा चौड़ा होता है इस लिहाज से। तो अमेरिका के दबाव भी इसके अलावा बढ़ता जा रहा है कि आप बिला वजह अमेरिका को इस जंग में खींच के जो है
जो 2-3 दिन चलेगी बोल के वादा करके अब ये 3 महीने से ज्यादा हो गया और वो भी परेशान है और आर्थिक स्थिति अमेरिका की भी खराब होते जा रही है और पूरे दुनिया से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस हार्मुज के बंद होने से हर एक देश तेल की कीमतें से जूझ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है और इसमें कोई नजर नहीं आता कि कब खत्म होगा। तो ये इलीगल वॉर अमेरिका और इजराइल द्वारा जो 28 फरवरी को शुरू कर रहा है, इससे सिर्फ अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप या नेतन्याहू परेशान नहीं है, ईरान भी काफी इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया का असर हुआ है। भारत पे भी आप जानते हैं कि तेल और गैस की किल्लत बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं और हमारा बजट अपसेट हो गया है। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने और ये सही है कि इतनी लंबी वार जिसका तसव्वुर भी शायद अमेरिका इजराइल ने न किया होगा और उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाए ना ईरान में। और अगर देखा जाए तो गाजा में भी और लेबनान और यमन, ये कहीं भी अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे पहला इनका ये था ऑब्जेक्टिव में कि हम डिसआर्म करेंगे, इनको पूरी तरह से खत्म करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि ना हमास खत्म हुई, डिसआर्म हुई, ना हिजबुल्लाह और ना अंसारुल्लाह लौती। और और ईरान में भी रिजीम चेंज नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा इनका ये था कि रिजीम चेंज करेगा। शाह रज़ा पहलवी का बेटा जो टाई कोट में रहता था, अब गायब है सिरे से। लग रहा है फटकार पड़ गई कि भागो तुम, किसी काम करने हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल, और सबसे बड़ी चीज आपने इजराइल की बात कही प्रोफेसर पाशा, मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के अंदर भी अब इजराइल को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। वहां पे 70 से 75% लोग, वहां सर्वे हुआ है बाकायदा, और इसलिए रिपब्लिकन जो अरकान है वो डर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में कहीं हार ना जाए। क्योंकि हमें पता है कि जिस बुनियाद पे 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और स्विंग स्टेट जहां से आ रहे थे, वहां जो जीत हुई थी वो जंगबंदी की बुनियाद पे हुई थी। और ये कि हम अमेरिका फर्स्ट जो है वो रखेंगे, इजराइल फर्स्ट नहीं होगा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल फर्स्ट किया, तो ये भी एक डर है। तो बहरहाल ये तमाम सिचुएशन है। और एक चीज और मैं कह दूं, क्योंकि आपने जो बात कही है कि इजराइल के अवाम बंकर में महदूद हो गए, या उनको मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में आज ऐसी हालत हो गई है कि इजरायली बाहर निकलते हुए घबराते हैं, डरते हैं। और उनको लगता है कि जिस तरह से नफरत बढ़ी है इजराइल के तई, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन पे अटैक कर दे गुस्से में आकर के। दो एक जगह तो अमेरिका में ही हुआ है। बहरहाल ये सूरत हाल है और इस बात को हमें आपको नहीं बल्कि नेतन्याहू को समझना होगा कि कैसे और क्या वो इजराइल को देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा कि आप हमसे जुड़े और मौजूदा हालात पे आपने बातचीत की। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी सूरत हाल होगी उस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।